यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज़ जोसेफ एडवर्ड। तो आज मैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स लेके आया हूँ। डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने डिफरेंट डेफिनेशन दिया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे। तो पहला इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन आज हम पढ़ेंगे एडम स्मिथ जी का, जिन्होंने उन्हें वेल्थ डेफिनेशन के बारे बताया था अपना डेफिनेशन में। तो एडम स्मिथ जी ने अपना बुक लिखा था 1776 में। क्या बुक लिखा था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो उन्होंने अब एक बुक लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो उन्होंने अपना बुक में इकोनॉमिक्स का ये डेफिनेशन दिया था कि ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो उनके हिसाब से ये डेफिनेशन है कि उन्होंने पूरा फोकस वेल्थ के ऊपर दिया है, ठीक है, पूरा फोकस वेल्थ के ऊपर दिया है, ठीक है। नेशन का वेल्थ, ये वेल्थ का नेचर कैसे होता है, वेल्थ का कॉज कैसे होता है, ठीक है, वेल्थ कैसे क्रिएट होता है, ये था आपका वेल्थ के ऊपर। और वेल्थ किसका? नेचर और नेशन का। और वेल्थ का मतलब क्या होता है? जमा पूंजी। वेल्थ का मतलब क्या होता है? जमा पूंजी, ठीक है। तो ये था, उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया था एडम स्मिथ जी ने। क्या डेफिनेशन दिया था? कि ही डिफाइंड इकोनॉमिक एज अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसका फीचर्स में अगर हम आएंगे तो फीचर्स के बारे में क्या बताएंगे? फीचर्स पहला है स्टडी ऑफ वेल्थ। उन्होंने एग्जामाइन किया कि एक बंदा कितना इनकम करता है और कितना उसको खर्चा करता है, और खर्चा करने के बाद किस तरह उस मटेरियल गेन से उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है और अपना नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करता है। सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है? कॉजेस ऑफ वेल्थ। वेल्थ का क्रिएशन कैसे होता है, वेल्थ का कॉज क्या होता है? वेल्थ आर क्रिएट बाय प्रोडक्शंस और बाय फंड्स, ठीक है। तो वेल्थ कैसे क्रिएट होता है? बाय प्रोडक्शन और बाय फंड्स। फिर इकोनॉमिक मैन, तो उन्होंने क्या बताया, एक बंदा को इकोनॉमिक मैन कैसे बताया? अगर एक आदमी के पास अच्छा खासा जमा पूंजी है, अच्छा खासा वेल्थ है, तो अपना हर इच्छा को फुलफिल कर सकता है। कैसे फुलफिल करेगा? अपना मटेरियल गेन्स को इंक्रीज करके, ठीक है। तो इकोनॉमिक मैन ट्रायल्स टू अचीव हिज सेल्फ इंटरेस्ट बाय इंक्रीजिंग हिज मटेरियल गेन्स बाय एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, ओके। फिर नेक्स्ट आता है क्या है? क्रिटिसिजम्स। क्रिटिसिजम्स का मतलब क्या है? कि बहुत सारा इकोनॉमिस्ट ने एडम स्मिथ जी का डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया, ठीक है। बहुत सारा इकोनॉमिस्ट ने एडम स्मिथ जी का डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया। कैसे क्या बोल के क्रिटिसाइज किया? पहला आता है टू मच एम्फोसिस ऑन मटेरियलिज्म, ठीक है। एडम स्मिथ बाकी इकोनॉमिस्ट के हिसाब से एडम स्मिथ जी ने अपना डेफिनेशन में सिर्फ वेल्थ के बारे बताया है, हायर वैल्यू ऑफ लाइफ के बारे तो बताया नहीं। हायर वैल्यू ऑफ लाइफ का इन द सेंस हो गया हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन, ठीक है, ये सब क्या है आपका हायर वैल्यू ऑफ लाइफ। तो वेल्थ के साथ साथ वो भी ज़रूरी है। तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का मानना है गेटिंग रिच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन वैल्यूज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सेकेंड में बताया गया है नैरो वे ऑफ वेल्थ। तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के हिसाब ये मानना है कि एडम स्मिथ जी ने अपना डेफिनेशन में मटेरियल एंड टेंजिबल गुड्स के बारे ही बताया है, नॉन मटेरियल गुड्स के बारे तो बताया ही नहीं। नॉन मटेरियल थिंग्स का मतलब हो गया हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब के बारे उन्होंने तो बताया ही नहीं, सिर्फ वेल्थ के बारे ही बोलते गए। पूरा सेंट्रल फोकस उन्होंने पूरा वेल्थ के ऊपर ही दिया है, ठीक है। सेकेंडरी प्लेस टू मैन, उन्होंने अपना डेफिनेशन में सेंट्रल वैल्यू किसको दिया है? वेल्थ को, जमा पूंजी, ठीक है, जमा पूंजी को दिया है, वेल्थ को दिया है, ठीक है। लेकिन उन्होंने मैन को सेकेंडरी प्लेस में रखा है, ठीक है। तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का मानना है कि वेल्थ के साथ साथ ह्यूमन वेलफेयर भी ज़रूरी है, ह्यूमन एफर्ट भी ज़रूरी है, मैनकाइंड भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ह्यूमन वैल्यूज़ भी ज़रूरी है। तो फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है? कि इट इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का मानना है कि एडम स्मिथ जी ने अपना डेफिनेशन में स्कैर्सिटी का जो प्रॉब्लम है, स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है? ठीक, स्कैर्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड, हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो उसका जो प्रॉब्लम है उन्होंने अपना डेफिनेशन में कोई मेंशन नहीं किया है, ठीक है। वो सिर्फ बोलते गए किसके बारे? वेल्थ के बारे। वेल्थ का मतलब क्या होता है? जमा पूंजी, ठीक है। अगर जिसके पास पैसा है तो वो अपना हर ख्वाहिश को फुलफिल कर सकता है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ वाज द इकोनॉमिक फादर ऑफ इकोनॉमिक, ओके। तो ये था आपका एडम स्मिथ के बारे, जिन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दिया है। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें, इस डेफिनेशन में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास आपको आपका हर डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? वेलफेयर डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? वेलफेयर डेफिनेशन। तो अभी हम लोग वेलफेयर डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। वेलफेयर डेफिनेशन बाय अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, पहला में हमने वेल्थ के बारे में पढ़ा बाय एडम स्मिथ। अभी हम अल्फ्रेड मार्शल जी ने एक डेफिनेशन दिया, जिस वेलफेयर डेफिनेशन दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वेल बींग्स। ठीक है, वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वेल बींग। इकोनॉमिक, उनके हिसाब से, उनका डेफिनेशन के हिसाब से उन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या डिफाइन किया है, चलिए पढ़ते हैं। इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and the use of the material requisite of well-being. तो उनका मानना है कि इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। उन्होंने मैनकाइंड के बारे में इंपॉर्टेंस दिया है। सेंट्रल वैल्यू किसको दिया है? मैनकाइंड को, ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बताया है कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मतलब एक बंदा अपने लाइफ में कितना इनकम करता है और कितना स्पेंड करता है। फिर आगे और क्या बता रहा है कि एग्जामाइन, ही स्टडीड दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। उन्होंने इंडिविजुअल एक्शन एंड उस पार्ट का इंडिविजुअल एक्शन और सोशल एक्शन को पढ़ा है जो मटेरियल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, कौन सा मटेरियल के साथ कनेक्टेड है? एंड दिस मटेरियल्स कैन बी अचीव्ड और कैन बी यूज फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ वेलबींग। ठीक है, मैं और एक बार समझाता हूं कि इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मतलब उन्होंने बताया है कि उनके हिसाब से इकोनॉमिक में हम ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं, ह्यूमन वेलफेयर पढ़ते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स के बारे पढ़ते हैं। और ये जो ह्यूमन्स है इन द ऑर्डिनरी लाइफ में क्या करते हैं? इनकम अर्न करते हैं और उसको इनकम स्पेंड करते हैं। किस तरह अपना इनकम को अर्न करेंगे और इस तरह स्पेंड करते हैं ताकि अपना नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करके अपने आप को सेटिस्फाई करे। फिर वेलफेयर मार्शल जी ने क्या किया है? एग्जामाइन किया, स्टडी किया कि इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, ठीक है, इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच आर क्लोजली connected with those material which can be achieved and which can be used for the requirement of well-being. मतलब कि उन्होंने पढ़ा है कि इंडिविजुअल का एक्शन और सोसाइटी का एक्शन उससे कनेक्टेड है जिसको मैं अचीव कर सके और यूज कर सके अपना वेलबींग के लिए, अपना नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए। क्या चीज़ कनेक्टेड है? मटेरियल्स कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? मटेरियल्स कनेक्टेड है। मतलब इंडिविजुअल का एक्शन और सोशल एक्शन मटेरियल के साथ कनेक्टेड है। वो मटेरियल जिसको हमको अचीव करना है और इसको यूज़ करना है और इस तरह यूज़ करना है ताकि हम अपना लाइफ में उसको इजीली अपना भले के लिए यूज़ कर पाएँ, वेलबींग के लिए यूज़ कर पाएँ, अपना वेलफेयर के लिए यूज़ कर पाएँ, ठीक है, अपना सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ कर पाए। समझ में आया? तो इसका अगर मैं एक लाइन में कंक्लूड करूं तो अल्फ्रेड मार्शल जी ने कहा है कि उनके हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैनकाइंड है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एंड सेकेंडरी प्लेस में आता है वेल्थ। ठीक है, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट किसको दिया है? मैनकाइंड को, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। फिर सेकेंड प्लेस में उन्होंने रखा है वेल्थ को, सेकेंड प्लेस में रखा है वेल्थ को। तो अगर मैं फीचर्स में आऊँ तो फीचर्स में क्या बताया है? पहला स्टडी ऑफ मैनकाइंड। उन्होंने बताया है कि वेल्थ के साथ साथ ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन एफर्ट भी ज़रूरी है। ठीक है, हर चीज़ वेल्थ नहीं होता, हर लाइफ में वेल्थ ही सब कुछ नहीं होता। ह्यूमन वेलफेयर भी ज़रूरी है, ह्यूमन बिहेवियर भी ज़रूरी है। ठीक है, उनका हैप्पीनेस भी ज़रूरी है, उनका खुशी भी ज़रूरी है, उनका सेटिस्फैक्शन भी ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है? द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इसका मतलब यह है एक बंदा कितना इनकम करता है, एक बंदा उसको कितना खर्चा करता है और इस तरह खर्चा करता है ताकि अपने नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सके, अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। थर्ड में क्या बता रहा है? स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वेल बीइंग। क्या बता रहा है? ह्यूमन वेलफेयर के साथ साथ मटेरियल वेलफेयर भी जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है? ताकि अपना आपको उसको यूज़ करके खुश कर सके,
ठीक है, अपना नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सके। क्यों? ताकि अपना वेलबींग हो, कुछ भला हो जाए। हम वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। हम क्या चीज़ कंज्यूम करते हैं? जो चीज़ हमारे लिए सही होता है। ठीक है, तो उस मटेरियल्स को कंज्यूम करना चाहिए, इस तरह मटेरियल्स को कंज्यूम करना चाहिए जो हमारे लिए भला मतलब बेनिफिशियल हो, बेनिफिटेड हो। ठीक है, क्या बोल रहा है? स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर एंड दिस मटेरियल वेलफेयर रिक्वायर्ड फॉर द वेलबींग्स। और इसी मटेरियल्स को हम कंज्यूम करके अपना कुछ भला कर सकते हैं, अपना आप को बेनिफिशियल का बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने आप को खुश कर सकते हैं, अपना सेटिस्फैक्शन को अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फीचर्स। अगर हम क्रिटिसिज्म्स के बारे जाएंगे तो इनका भी डेफिनेशन को डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया। ठीक है, डिफरेंट इकोनॉमिक्स। पहला आता है क्रिटिसिज्म, इम्प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। तो उन्होंने डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने बताया है कि एल्फ्रेड मार्शल ने जो अपना डेफिनेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो क्लासिफाई किया है वो पूरा इल्यूजरी है। ठीक है, इलॉजिकल है, अनसाइंटिफिक है, उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर सेकेंड में क्या आता है? मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट। उन्होंने अपना डेफिनेशन में सिर्फ मेटेरियल्स के बारे ही बताया है। ठीक है, नॉन मेटेरियल थिंग्स के बारे में नहीं बताया, जैसे सर्विस ऑफ लॉयर, सर्विस ऑफ डॉक्टर, सर्विस ऑफ टीचर। ठीक है, तो उन्होंने बताया है, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एल्फ्रेड मार्शल ने अपना डेफिनेशन में सिर्फ मेटेरियल को ही लिया है, नॉन मेटेरियल्स के बारे में नहीं बताया। नॉन मेटेरियल इन द सेंस सर्विस ऑफ डॉक्टर, सर्विस ऑफ लॉयर, सर्विस ऑफ टीचर्स। ठीक है, वो भी इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, तो उन्होंने अपने डेफिनेशन में सिर्फ मेटेरियल के बारे बताया है, नॉन मेटेरियल्स के बारे तो बताया ही नहीं। फिर थर्ड में क्या बता रहा है? रेस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक। देखो, इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक वेलफेयर ये से बता रहा है कि इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर में बहुत कुछ होता है। ठीक है, और भी बहुत कुछ गुड्स होता है जो इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोड्यूस नहीं करता। कुछ प्रोड्यूस करता है इकोनॉमिक वेलफेयर, कोई इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोड्यूस नहीं करता है। हम उसके बारे भी पढ़ते हैं, जैसे हो गया लिकर, सिगरेट, ये सब क्या है? इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोवाइड नहीं करता, स्टिल हम इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उसमें रॉ मटेरियल्स यूज़ हुआ है, तो इसीलिए क्या है, उस जो वेलफेयर प्रोड्यूस करता है और जो वेलफेयर नहीं भी प्रोड्यूस करता है, हम दोनों के बारे पढ़ते हैं सिर्फ। लेकिन इसमें सिर्फ जो वेलफेयर प्रोड्यूस करता है उसके बारे बताया है। ठीक है, वैग्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर। इसमें क्या है? वेलफेयर को हम लोग सब्जेक्टिव में मेज़र कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और क्वांटिटेटिवली में मेज़र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो वेलफेयर है हम मेंटली सोचते हैं। ठीक है, फिजिकली नहीं सोचते, मेंटली सोचते हैं। इसीलिए ये क्या है, इसको हम लोग सब्जेक्टिव टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड क्वांटिटेटिवली मेज़र टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको वेलफेयर डेफिनेशन समझ में आया होगा। मैं और एक बार आपको समझा दे रहा हूँ कि इकोनॉमिक, उनके एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment of the use of the material requisite of well-being। तो उनके हिसाब से सारा इंपॉर्टेंस उन्होंने मैनकाइंड के ऊपर दिया है और उन्होंने बताया है कि ये जो मैनकाइंड है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में क्या करते हैं, इनकम करते हैं और उसी इनकम को स्पेंड करते हैं। और आगे में उन्होंने ये भी एग्जामाइन किया कि इंडिविजुअल एक्शन and social action is closely connected with materials, is closely connected with those materials which can be achieved। attainment का मतलब होता है अचीव करना, एंड उसी मटेरियल को हम यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं? ताकि अपना कुछ बेनिफिट हो, अपना कुछ वेलबींग हो। ठीक है, अपना कुछ सेटिस्फैक्शन हो। ठीक है, समझ में आया? अगर फीचर्स के बाद जाएंगे तो स्टडी ऑफ मैन में बताया कि इसमें क्या बता रहा है? मैन के बारे बता रहा है। ठीक है, वेल्थ के साथ साथ ह्यूमन वेलफेयर भी ज़रूरी है, ह्यूमन एफर्ट भी ज़रूरी है। ठीक है, फिर सेकंड में क्या बता रहा है? स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें है इट इज़ कंसर्न विद द इनकम अर्निंग एंड इनकम स्पेंडिंग। फिर क्या है? स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर एंड रिक्विजिट ऑफ वेलबींग। तो थर्ड पॉइंट बता रहा है हम मटेरियल ह्यूमन वेलफेयर के साथ साथ वेल्थ के साथ साथ मटेरियल वेलफेयर भी ज़रूरी है। ठीक है, और मटेरियल वेलफेयर क्यों ज़रूरी है? ताकि अपना वेलबींग के लिए, अपना भला के लिए यूज़ कर सके, अपना बेनिफिशियल के लिए यूज़ कर सके, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ कर सके। तो फिर आ रहा है क्रिटिसिज्म्स। क्रिटिसिज्म्स में क्या बता रहा है
कि इम्प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने ये क्रिटिसाइज किया है कि जो एक्टिविटी है, जो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें अल्फ्रेड मार्शल ने इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है, इलॉजिकल डिफाइन किया है, बताया है, क्लासिफाई किया है। ठीक है, मटेरियल एस्पेक्ट क्या होता है कि उन्होंने सिर्फ मटेरियल थिंग पे ही फोकस किया है। नॉन मटेरियल्स जैसे सर्विस ऑफ लॉयर, सर्विस ऑफ डॉक्टर, सर्विस ऑफ टीचर, इनके बारे में मेंशन किया ही नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक, इस हम इकोनॉमिक में सारा इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे पढ़ते हैं और उसके बारे पढ़ते हैं जो इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोवाइड नहीं करता है, स्टिल हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। जैसे लिकर हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोवाइड नहीं करता है, स्टिल हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि इसमें हम प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन में हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, रॉ मटेरियल, तो इसीलिए हम इसको वो सबको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। तो फोर्थ में क्या बता रहा है, वैग्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मतलब हम वेलफेयर को सब्जेक्टिव टर्म्स से मेजर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वांटिटेटिवली मेजर में टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसको हम मेंटली सोचते हैं, मेंटली बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप आपको ये वाला पूरा क्लियर समझ में आया होगा। अगर आप कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ डेफिनेशन। हमने वेल्थ के बारे पढ़ा, वेलफेयर के बारे पढ़ा, अभी आते हैं ग्रोथ के ऊपर में, ग्रोथ डेफिनेशन। ग्रोथ डेफिनेशन किसने लिखा है? ठीक है, ग्रोथ डेफिनेशन किसका है? पॉल ए सैमुअल्सन। ठीक है, ग्रोथ डेफिनेशन किसने दिया है? पॉल ए सैमुअल्सन ने दिया है। ठीक है, तो उनके हिसाब से इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट मनी to employ the scarce productive resources which have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now or in the future among various people and groups in the society। तो उनका मानना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है, क्या स्टडी करता है कि पीपल और सोसाइटी किस तरह चूज़ करता है, चूज़ मनी के साथ चूज़ करेगा या विदाउट द मनी चूज़ करेगा। ठीक है, तो सैमुअल्सन ने क्या बोला है कि इकोनॉमिक ऐसा स्टडी है जहाँ पे लोग और सोसाइटी चूज़ करते हैं, या तो पैसा के साथ चूज़ करेंगे या तो बिना पैसा के साथ चूज़ करेंगे। और क्या करेंगे कि और वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज को भी यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? विच हैव ऑल्टरनेट यूजेस। ये जो रिसोर्सेस है जो हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है, ये जो रिसोर्सेस है जो हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है, उसको हम ऑल्टरनेट वे में भी यूज़ करते हैं। यही रिसोर्सेज को लेके हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? वेरियस कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं, इन एक्सेस में प्रोड्यूस करते हैं ओवर टाइम। ठीक है, और फिर प्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? कंजप्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कब? अभी और फ्यूचर के लिए। किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पीपल्स को और ग्रुप्स इन द सोसाइटी। ठीक है, मैं और एक बार समझा रहा हूँ कि ग्रोथ डेफिनेशन किसने दिया है? पॉल ए सैमुअल्सन ने दिया है। ठीक है, तो उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक इज द स्टडी, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट मनी। तो उनके हिसाब से कि एक इंसान और सोसाइटी किस तरह चॉइस करता है, चूज़ करता है मनी के साथ और विदाउट मनी के साथ। फिर ये पीपल एंड सोसाइटी किस तरह रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, उसको कैसे यूज़ करते हैं? ऑल्टरनेटिव वे में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर यही पीपल और सोसाइटी क्या करता है? उसी रिसोर्सेज के हेल्प के थ्रू वो लोग क्या करते हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। किस प्रोड्यूस करते हैं? इन एक्सेस। ठीक है, जैसा टाइम बढ़ता है उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। फिर यही गुड्स क्या, कमोडिटीज़ को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? कंजप्शन के लिए। अब कंजप्शन कब करना है? अभी प्रेजेंट में करना है, फ्यूचर में करना है। और ये कौन करेगा? पीपल्स करेंगे, ग्रुप्स इन द सोसाइटी, डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन द सोसाइटी करेंगे। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन का मतलब समझ में आया होगा। तो अभी हम फीचर्स में आते हैं। एम्फोसिस ऑन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इनके हिसाब से इकोनॉमिक का प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ
चॉइस। और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहाँ से अराइज होता है? अनलिमिटेड वन एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। ये जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इनके हिसाब से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहाँ से अराइज होता है? इट अराइजेस थ्रू लिमिटेड रिसोर्सेस एंड किसके हिसाब से होता है? लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो ये दो फैक्टर की वजह से देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। सेकेंड फीचर्स क्या बता रहा है? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हमारा वांट्स क्या होता है? डे बाय डे इंक्रीज होता है, अनलिमिटेड मतलब बढ़ते जाता है, मल्टीप्लाई होते जाता है। तो हम क्या करेंगे? रिसोर्सेज को इस तरह यूज़ करेंगे ताकि प्रेजेंट में भी उसको ह्यूमन वांट्स के साथ कोप अप कर सके, इक्वलाइज कर सके, ठीक है। जैसे ह्यूमन वांट्स बढ़ रहा है वैसे रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा वांट्स और रिसोर्सेज को दोनों कोप अप कर सकते हैं, ठीक है, इक्वलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि ये जो है ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। क्या आपका इकोनॉमिक्स क्या है? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन द सेंस कि हमारा जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, वो डे बाय डे मल्टीप्लाई बढ़ते जाता है, लेकिन हमारे पास सबसे लिमिटेड क्या है? रिसोर्सेस। तो हमको रिसोर्सेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जब ये रिसोर्सेस इंक्रीज़ हो जाएगा तभी जाके हम सफिशेंटली अपना वांट्स को फुलफ़िल कर सकेंगे। जब रिसोर्सेज और वांट्स दोनों मिल जाएंगे तभी जाके हमारा एक टोटल सेटिस्फैक्शन होगा, तभी जाके हमको लगेगा कि हाँ हमारा इकोनॉमी प्रॉपर वे में ग्रो किया है, हमारा इकोनॉमी डेवलप किया है, ठीक है। यूनिवर्सल क्या है? स्कैरसिटी जो प्रॉब्लम है, स्कैरसिटी जो रिसोर्सेज का जो स्कैरसिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरा दुनिया भर के लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है बार्टर इकोनॉमी के लिए भी प्रॉब्लम बनता है, मनी एक्सचेंज के लिए भी प्रॉब्लम। बार्टर क्या होता है? बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसको अगर हमें पहले ज़माने में क्या होता था ना, जब कोई इंसान डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाता था, ठीक है, तो वो पैसा नहीं देते थे, पैसा के जगह में वो गुड्स देते थे। तो एक गुड्स के जगह में दूसरा गुड्स को एक्सचेंज करते थे। दिस इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो बार्टर इकोनॉमी के लिए भी प्रॉब्लम होता है, मनी एक्सचेंज, जहाँ पे एक गुड्स के लिए हम मनी एक्सचेंज करते हैं उसके लिए भी प्रॉब्लम होता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल प्रॉब्लम, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव क्या हो रहा है? ठीक है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड भी है और क्या फ्यूचर ओरिएंटेड भी है, ठीक है। जो हमारा पास रिसोर्सेस है वो क्या है? ग्रो हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ भी हो रहा है और ग्रुप्स में पीपल यूज़ भी, सोसाइटी में लोग यूज़ भी कर रहे हैं, इंडिविजुअल पीपल भी यूज़ कर रहे हैं। ये क्या है? ग्रोथ ओरिएंटेड है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। हम फ्यूचर के बारे में भी हमारा चीज़ रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या है? इसमें कंजप्शन में इंक्लूड है, डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड है, ठीक है, कंजप्शन इंक्लूड है, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड है, एक्सचेंज इंक्लूड है, तो एक्सेट्रा बहुत सारा चीज़ है जो इसमें यूसेज किया गया है, इस डेफिनेशन में यूज़ किया गया है, ठीक है। क्या यूज़ किया है? कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ठीक है, ये सारे क्या है? एक ब्रॉडर वे में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो क्या है? पॉल ए सैमुअल्सन के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। इसमें कंजप्शन के बारे इंक्लूड है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे इंक्लूड है, एक्सचेंज के बारे इंक्लूड है, प्रोडक्शन के बारे इंक्लूड है, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव क्या हो गया? ये ग्रोथ ओरिएंटेड भी है और फ्यूचर ओरिएंटेड भी है। यूनिवर्सल क्या है? ये सबके लिए प्रॉब्लम, दुनिया भर के लिए प्रॉब्लम है। बार्टर इकोनॉमी के लिए भी प्रॉब्लम है, मनी एक्सचेंज के लिए भी प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमारा वांट्स क्या है? इंक्रीज़ होते जाता है, तो हमें रिसोर्सेज को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जब दोनों बैलेंस हो जाएगा तो हमको लगेगा हाँ हमारा इकोनॉमी क्या है? बैलेंस्ड है, तभी जाके हमारा वांट्स और रिसोर्सेज दोनों इक्वलाइज हो जाएगा, कोप अप कर सकते हैं। फिर क्या आ रहा है? एम्फोसिस ऑन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहाँ से अराइज होता है? फ्रॉम द स्कैरसिटी रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। ओके, आई होप। और इसका कोई क्रिटिसिज्म्स नहीं है, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इस डेफिनेशन को पूरा परफेक्टली एक्सेप्ट किया है। उनके हिसाब से कहना है कि सैमुअल्सन ने अपना डेफिनेशन में सबको इंक्लूड किया है, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा है, तो इसीलिए दूसरा इकोनॉमिस्ट ने इनको क्रिटिसाइज नहीं किया है। उनके हिसाब से इकोनॉमी का डेफिनेशन ये परफेक्ट डेफिनेशन है। ओके, समझ में आया? आई होप आपको ग्रोथ डेफिनेशन के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो अभी हम लोग स्कैरसिटी डेफिनेशन पढ़ेंगे।
लियोनेल रॉबिन्स ने अभी अपने एक डेफिनेशन दिया है, क्या डेफिनेशन दिया, स्कैर्सिटी डेफिनेशन दिया लियोनेल रॉबिन्स ने। ठीक है, तो पिछला क्लास हमने वेल्थ के बारे में पढ़ा था, वेलफेयर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अभी हम लोग पहले हमने वेल्थ के बारे में पढ़ा था, वेलफेयर के बारे में पढ़ा, फिर ग्रोथ के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग स्कैर्सिटी डेफिनेशन पढ़ेंगे लियोनेल रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दिया है। ठीक है, तो उसने क्या डेफिनेशन दिया है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो उसके हिसाब से इकोनॉमिक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। ये जो ह्यूमन बिहेवियर है किसके साथ रिलेशनशिप बना कर रखा है, एंड्स एंड स्केर्स मीन्स, एंड का मतलब हो गया आपका अनलिमिटेड वांट्स और स्केर्स क्या हो गया, लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ है अनलिमिटेड वांट्स और स्केर्स मीन्स जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसका एक ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होता है। ठीक है, हम ये जो अनलिमिटेड वांट्स है और जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको हम लोग ऑल्टरनेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लैंड के जगह में हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं और या तो हम उसमें वेजिटेबल का क्रॉप्स कर सकते हैं, या तो लेबर को हम लोग फील्ड्स में भी यूज़ करते हैं एंड फैक्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं। तो क्या है, ये जो रिसोर्सेज है हमारा जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। ठीक है, और अनलिमिटेड वांट्स क्या है, जो हमारा वांट्स जो है बढ़ते जाता है, मल्टीप्लाई होते जाता है। तो उसी वांट्स को हमको अगर फुलफ़िल करना है तो हम ऑल्टरनेटिव वे में भी यूज़ करके उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर मैं फीचर्स के बारे में आऊँगा तो फीचर्स क्या होता है, अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स वो होता है जो हमारा जो वांट्स होता है वो अनएंडिंग है, वो दिन बाय दिन बढ़ते जाता है, मल्टीप्लाई होते जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अनलिमिटेड वांट्स होता है। हमारा वांट्स कभी ख़त्म नहीं होता। अगर मान लीजिए अगर आप एक शॉप जाते हैं, ठीक है, शॉप में आपने एक शर्ट खरीदा, शर्ट के बाद आपका फिर इच्छा हुआ कि हम टी शर्ट खरीदेंगे, फिर इच्छा हुआ कि हम जीन्स खरीदेंगे, फिर इच्छा हुआ कि मैं शूज़ खरीदूंगा, फिर इच्छा हुआ कि सैंडल्स खरीदूंगा। तो ये क्या हो रहा है, आपका वांट्स बढ़ते जा रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो वो होता है अनलिमिटेड वांट्स। फिर क्या बोल रहा है, स्केर्स मीन्स, स्केर्स का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सोच समझ के उसको यूज़ करते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो। ठीक है, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, ये सब क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। इसको हम लोग सोच समझ के यूज़ करते हैं ताकि फ्यूचर के लिए भी फ्यूचर में भी यूज़ कर सके, सफिशिएंट बचा रहे, और प्रेजेंट में भी हम इसको प्रॉपर वे में सफिशिएंटली यूज़ कर सके। देन क्या होता है, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स। हर एक मीन्स का एक ऑल्टरनेटिव यूजेस होता है। जैसे कि मैं पहले बताया, आपको एग्जांपल दिया था लेबर का। एक लेबर को हम लोग फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एक्टर, जो एक्टर होता है वो डेली शॉप में भी एक्टिंग कर सकता है, डेली के सीरियल्स में भी एक्टिंग कर सकता है। ठीक है, डेली सोप या डेली टेलीविज़न जो आता है उसमें भी एक्टिंग वो कर सकता है, या तो फिल्म्स में भी एक्टिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनलिमिटेड यूजेस ऑफ मीन्स। फोर्थ क्या हो रहा है, चॉइस। चॉइस क्या है, चॉइस हम चॉइस करते हैं कि हमें कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक नीड्स इंपॉर्टेंट है या तो कंफर्ट या लग्जरियस चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हम चॉइस करेंगे, हम पहले रोटी कपड़ा मकान यूज़ करेंगे, उसके बाद जाके हम कोई एक्सपेंसिव चीज़ यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो वो होता है चॉइस, क्योंकि चॉइस करने से ही हम क्या होता है, हमें पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें किस तरह अपना रिसोर्सेज को यूज़ करना है, किस तरह यूज़ नहीं करना है, किस तरह हमें अपना नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल करना है, चॉइस करके फुलफ़िल करना है। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले हम उसको कंज्यूम करेंगे, बाद में दूसरा चीज़ कंज्यूम करेंगे। फिर क्रिटिसिज्म्स क्या हो रहा है, नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें क्या बता रहा है कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इनका डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया। कैसे, नैरो व्यू इकोनॉमिक्स। डिफरेंट इकोनॉमिक्स का मानना है कि लियोनेल रॉबिन्स ने अपना डेफिनेशन में सिर्फ पॉजिटिव साइंस के बारे बताया है, नॉर्मेटिव साइंस के बारे तो बताया ही नहीं। ठीक है, तो वही बता रहा है कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि लियोनेल रॉबिन्स ने अपना डेफिनेशन में सिर्फ पॉजिटिव साइंस के बारे बताया, नॉर्मेटिव साइंस के बारे तो बताया नहीं। पॉजिटिव साइंस क्या होता है, पॉजिटिव साइंस इज अबाउट फैक्ट्स विच डिस्क्राइब्स ओनली अबाउट फैक्ट्स, और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है,
इट डिस्क्राइब्स अबाउट ओपिनियंस। ठीक है, अगर मैं कोई एग्जांपल बताऊंगा पॉजिटिव साइंस का, जैसे कि अगर आपका टैक्स रेट इंक्रीज होता है तो टोटल टैक्स रेवेन्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरह अगर मुझे कोई पूछेगा कि सर आपका क्या ओपिनियन है, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी का ज़्यादा हम करता है कि इन्फ्लेशन, तो मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी को ज़्यादा हार्म करता है इन्फ्लेशन में। वो मेरा क्या हो गया, नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का मानना है कि पॉजिटिव साइंस के साथ नॉर्मेटिव साइंस भी ज़रूरी है। पॉजिटिव साइंस का क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज, एंड नॉर्मेटिव साइंस का होता है व्हाट शुड। ओके, व्हाट शुड। नॉर्मेटिव साइंस का क्या होता है, क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट शुड। पॉजिटिव साइंस का होता है व्हाट इज। ठीक है, तो व्हाट इज मतलब क्या हो गया, आपका फैक्ट्स, जो फैक्ट है, और नॉर्मेटिव साइंस क्या हो गया, ओपिनियंस, की एक बंदा का क्या ओपिनियन है। जैसे मैं आपको बताया मेरा एग्जांपल कि अगर मुझे कोई पूछेगा कि आपका क्या ओपिनियन है कि कौन सा मतलब जो आज हमारा सिनेरियो चल रहा है कि इकोनॉमी में क्या चीज़ हार्म कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हार्म कर रहा है या इन्फ्लेशन हार्म कर रहा है या रिसेशन हार्म कर रहा है, क्या चीज़ हार्म कर रहा है, तो मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी को ज़्यादा हार्म करता है इन्फ्लेशन से। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, रेस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने अपना डेफिनेशन में सिर्फ थ्योरी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन के बारे में बताया, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताया एंड थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के बारे में बताया। उन्होंने अपना डेफिनेशन में इकोनॉमिक इशूज़ के बारे में मेंशन किया ही नहीं। ठीक है, इकोनॉमिक इशूज़ इन द सेंस कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इनकम डिटर्मिनेशन, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो इशूज़ होता है उसका उन्होंने मेंशन इस डेफिनेशन में किया नहीं। तो इस बात को भी लेकर डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है। थर्ड क्या रहा, स्टैटिक डेफिनेशन। उन्होंने अपना डेफिनेशन में सिर्फ स्कैरसिटी का प्रॉब्लम को बताया है। ठीक है, स्कैरसिटी का प्रॉब्लम को बताया है, ये नहीं बताया है और कि फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम होने वाला है। जो हमारा स्कैरसिटी का जो लिमिटेड रिसोर्सेज का जो प्रॉब्लम है उन्होंने सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस किया है, फ्यूचर के बारे तो उन्होंने बताया नहीं। और ये भी नहीं बताया कि किस तरह फ्यूचर में एक चांस है, एक पॉसिबिलिटी है कि रिसोर्सेज में इंक्रीज हो सकता है। अगर हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा रिसोर्सेज भी ग्रो करेगा। इकोनॉमिक एज अ साइंस, तो उन्होंने बताया है कि अपना डेफिनेशन में सिर्फ इकोनॉमिक एक साइंस है, ये नहीं बताया है कि इकोनॉमिक को हम लोग सोल्यूशन में निकाल के उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या मतलब हुआ इकोनॉमिक एज अ साइंस की, इकोनॉमिक को हम लोग डिफरेंट इकोनॉमिक लॉज से काम करते हैं, ये यूज़ करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अबाउट मेकिंग सोल्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का मानना है इकोनॉमिस्ट को इकोनॉमिक मेकर के साथ साथ टूल मेकर के साथ साथ टूल यूज़र भी होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है, ठीक है, फिर क्या आता है नंबर 5। नंबर 5 में क्या बता रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में नॉट अराइज फ्रॉम स्कैरसिटी ओनली। तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम में सिर्फ स्कैरसिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है, ओवर प्रोडक्शन का भी प्रॉब्लम होता है। इकोनॉमी में सिर्फ स्कैरसिटी का नहीं, ओवर प्रोडक्शन। अगर हम एक्सेस में प्रोडक्शन कर लेंगे लेकिन उसका डिमांड नहीं है तो हम कैसे करेंगे, सप्लाई ज़्यादा है लेकिन उसका डिमांड नहीं है तो इकोनॉमी को तो इफेक्ट करेगा ना। तो इसलिए हिसाब से डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इकोनॉमी में स्कैरसिटी के साथ साथ ओवर प्रोडक्शन का भी प्रॉब्लम होता है जो इकोनॉमी को हार्म करता है। तो ये था आपका स्कैरसिटी डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगा आज का क्लास। हम लोग ने वेल्थ के बारे पढ़ा, वेलफेयर के बारे पढ़ा, ठीक है, वेल्थ के बारे पढ़ा, वेलफेयर के बारे पढ़ा, ग्रोथ के बारे पढ़ा और स्कैरसिटी के बारे पढ़ा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय।